कैसे मुझे तुम मिल गई। भाग 14। आन्या के कदम ठहर गए तो शिवा सामने आ खड़ा हुआ। आन्या ने भी पलकें उठाकर उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, सोने का वक्त हो चुका है, आपको सो जाना चाहिए। जो भी बात करनी है बाद में कर सकते हैं, अभी। शिवा ने भी निगाहों में देखते हुए गंभीरता से कहा, सुबह बात करते हैं शिवा, अभी आराम करना चाहती हूँ मैं। सुबह कब बात करते हैं आन्या? कौन जानता है कि सुबह 4 बजे उठकर ही तुम गायब हो जाओ। अगर हो भी जाओ तो क्या, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जिस विषय पर हमें बात करनी चाहिए। अच्छा यही बात है तो फिर एक बात का जवाब साफ साफ दीजिए, आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह है या नहीं? आपको क्या लगता है नहीं है? तो फिर नहीं है, आन्या ने सपाट लहजे में कहा। शिवा ने उसकी कलाई छोड़ते हुए कहा, शुक्रिया। शिवा अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया तो आन्या भी अपने कमरे में चली गई। अनवे ने हंसते हुए कहा, क्यों बेचारे की जान लेने पर तुली हो, बोल क्यों नहीं देती जो वो सुनना चाहता है। तुम भी तो उसे पसंद करती ही हो। मुंह बंद रखो अपना, मैं जंगल में देख चुका हूँ तुम दोनों को साथ। तो क्या, मेरी ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से चलूँगी। चलो ठीक है, जो भी करो, लेकिन पता चला कामना को किसने उठवाया। आन्या ने आंखें बंद करते हुए कहा, विनेश करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसने किया नहीं है। वो अभी सही मौके की तलाश में है, इसके पीछे कोई और है। अनवे ने बैठते हुए कहा, बिग ब्रो को किसी पर शक है? आन्या भी बैठते हुए बोली, होगा भी तो क्या, वो बताते कहाँ है कुछ। खाली बैठने वालों में से तो वो भी नहीं, शक की लिस्ट तो तैयार कर ही ली होगी। अनवे ने माथे पर उंगलियों से मसाज करते हुए कहा, कामना को लेकर ब्रो कभी भी कुछ जाहिर नहीं करते थे, फिर भी कामना निशाने पर आ गई। अब उसे महल में रखकर तो उस पर खतरा और बढ़ा दिया। आन्या ने परेशानी के भाव से कहा, काउंसिल के सामने हाजिर होने का आदेश था, श्रीषा ने परिषद को खबर कर दी है। अर्जुन नहीं गया, अब शायद वो लोग खुद बहलाए। अनवे ने उसकी तरफ देखा और बोला, हमें भी वही रहना चाहिए। आन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, चलेंगे। अब समझ रहे हो कि क्यों शिवा को जरा भी एहसास नहीं होने देती। हमारी वजह से ये इंसान खतरे में पड़ जाएंगे। इन्हें जितना दूर रख सको उतना ही इनके हक में अच्छा है। एक तो नज़र में आ चुकी है, कम से कम बाकी दोनों को चैन से जीने देते हैं। अनवे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें छोड़ना है तो तुम छोड़ दो, मेरा कोई इरादा नहीं है अनीमा को छोड़ने का। मैंने तो अपने मन की बात कह दी उससे, हालांकि बाद में भ्रम पैदा कर दिया, लेकिन वो मेरी ही रहेगी। आन्या ने नज़र फेर कर लेटते हुए कहा, जो जी में आए करो, मैं नहीं बढ़ने वाली आगे। अनवे मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ लेट गया और बोला, मन में रखकर जीना पड़े तो रह नहीं पाओगी। वो इतना भी शरीफ नहीं लगता मुझे। तुम्हें चाहता है तो पाने की कोशिश ज़रूर करेगा। आन्या ने भी करवट लेते हुए कहा, सो जाओ अनवे, और मुझे भी सोने दो। इंसान मरने से खौफ खाते हैं, वो कुछ नहीं करेगा। अगले दिन अनवे और आन्या महल पहुंचे तो परिषद के 7 सदस्य अंदर होने की भनक उन्हें भी लग गई। अर्जुन उनके साथ ग्राउंड चैम्बर में था। अल्ट्रा, अल्फा, निर्वाण, अमोघ और असीम बैठे हुए थे। साथ वाली कुर्सियों पर अनुकृति और शांभवी थी। अर्जुन ने शुरुआत करते हुए कहा, जो बात करने आए हैं वो शुरू करे। अल्ट्रा ने उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है? एक इंसान को आपने यहाँ रखा हुआ है। अर्जुन ने निर्भीकता से कहा, हाँ सच है। ठीक है कि हमारे बीच कुछ मसलों पर विवाद रहता है, लेकिन आपको काउंसिल की बैठक में आना चाहिए था। निर्वाण ने सख्ती से कहा तो अर्जुन भी सख्त लहजे में बोला, मैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई भी इस बात की गारंटी लेने को तैयार है कि रास्ते में आप उस पर हमला करवाकर उसे मारने की कोशिश नहीं करते? निर्वाण ने आंखें लाल करते हुए कहा, एक इंसान के लिए आप परिषद के आदेश की अवमानना नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ क्योंकि परिषद में मौजूद कुछ सदस्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, आपको क्यों लगता है कि आप इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हम सब लोग हर वक्त आपके बारे में ही सोचते हैं? अल्फा ने चिढ़े हुए अंदाज में कहा। अर्जुन ने अब हल्की मुस्कुराहट देते हुए कहा, अगर मैं इम्पोर्टेंट नहीं होता तो आप लोग इस वक्त मेरे महल में ना बैठे होते। अल्ट्रा ने अपने दांत जमा लिए और बोला, मास्टर अर्जुन, आपको इतना अभिमानी नहीं होना चाहिए। मैं अभिमानी नहीं हो रहा हूँ, मैंने तो इन्हें इनके तरीके से ही जवाब दिया है। अर्जुन ने गंभीर मुद्रा में कहा। अनुकृति ने अब बीच में बोलते हुए कहा, हम उस लड़की से मिलना चाहते हैं, मैं उसे आपके सामने नहीं लाना चाहता, वह घबराती है। अर्जुन ने ठंडेपन से कहा। शांभवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके सामने ही हम उससे सवाल जवाब करेंगे। अर्जुन ने उसकी तरफ निगाह घुमाई तो वो आगे बोली,
और अगर वो यहाँ से जाने तथा अपना मुंह बंद रखने को सहमत होगी तो उसे यहाँ से जाना होगा, अन्यथा। अन्यथा क्या? अर्जुन ने खड़े होते हुए कहा। बैठ जाइए, अमोघ कड़क आवाज में आदेश दिया तो अर्जुन बोला, मुझे आपके इरादे पर संदेह है, इसलिए आप सब यहाँ से जा सकते हैं। हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो करके ही जाएंगे। उस लड़की को हमारी दुनिया से बाहर जाना होगा, उसे मरना होगा, क्योंकि वो हमारे बारे में जान चुकी है, असीम ने आगे बढ़ते हुए कहा। अर्जुन ने फौरन आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली और ज़मीन पर धमाके के साथ पटक डाला और बोला, जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। अमोघ ने आगे बढ़कर उसे असीम से अलग किया और बोला, अर्जुन, बात से मसला हल हो सकता है तो उलझने की जरूरत नहीं है, एक बार उस लड़की को सामने लाओ। अर्जुन ने उन्हें घूरते हुए दूसरी तरफ को देखा तो टाइगर ने सिर झुकाया और कामना को लेने चला गया। अर्जुन ने अमोघ से मुखातिब होते हुए कहा, उसके आने पर कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। उन सातों ने अपना सिर हिला दिया तो अर्जुन अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद कामना दरवाजे के बाहर थी तो अर्जुन ने आदेश दिया, अंदर आइए। कामना ने सहमते हुए अंदर कदम रखा। दिल धक धक कर रहा था। अर्जुन ने अब भी उसकी तरफ निगाह नहीं डाली, सामने उन सबको देखता रहा। असीम ने कामना को देखा तो उसकी लंबी गर्दन की चमकती नसों को देखकर उसके दांत बाहर आने को मचलने लगे। वह खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। इंसान का ताज़ा खून पीने की तलब उसे मदहोश किए जा रही थी। कामना ने जैसे ही निगाह उठाई तो असीम पर नज़र पड़ते ही असीम ने अपने लंबे दांत दिखा दिए। कामना ने घबराकर नज़र हटा ली। कलेजा बाहर निकलने को तैयार हो गया। सूखता गला तर करने के लिए वह थूक गटकने लगी तो उसके गले को देखकर असीम से अब रुका नहीं गया। वह एकाएक उसकी तरफ झपटा। उतनी ही तेजी से अर्जुन उड़ा और उसका गला पकड़कर उसे दीवार से चिपका दिया तो निर्वाण भी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अनवे, आनिया और टाइगर बीच में आ गए। अर्जुन ने कामना को अपने पंखों में समेट लिया और वहां से उड़ गया। अल्ट्रा, अल्फा समेत बाकी सबसे लड़ने के लिए टेम्स और अन्य साथी भी आ गए। कामना को कमरे में छोड़कर वह बिना एक शब्द बोले मुड़ा और हाथ हवा में उठाए आत्माओं का हुजूम उमड़ आया। तापमान गिर गया, ठंडी हवा महसूस होने लगी तो कामना पीछे पलंग पर कोने में हो गई। उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन तय था कि कमरे में बहुत से लोग मौजूद हैं। अर्जुन ने आंखें खोलते हुए कहा, एल्विस, उस रोज़ तुमने सिरिसा को कामना तक पहुंचने से अपनी मर्जी से रोका था और आज मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ मिलकर कामना को सुरक्षित रखें, उसको कोई छू भी न पाए। सबने सिर झुकाया और फिर अर्जुन पलक झपकते ही गायब था। वह वापस उसी चैम्बर में आ गया और असीम की गर्दन चीरते हुए बोला, जब खुद पर संयम नहीं कर सकते थे तो मेरे महल में एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। अर्जुन ने मसाल लेकर असीम को आग लगा दी। उसके मरते ही सांभवी उसकी तरफ लपकी, लेकिन अल्फा ने उसे पकड़ लिया तो वो अपने दांत दिखाते हुए जोर जोर से चीखने लगी। सब एक दूसरे के साथ गुथे हुए थे। अनुकृति कामना के रूम के बाहर मंडरा रही थी। किसी अदृश्य शक्ति ने उसका रास्ता रोक रखा था। ये सब देखकर अल्ट्रा ने कड़क आवाज में कहा, अर्जुन, हमारी चुप्पी का फायदा मत उठाइए। हम लीडर हैं, हमारी अवज्ञा नहीं कर सकते आप। रोकिए ये सब और उस लड़की को महल से बाहर कीजिए। एक इंसान के लिए आपस में लड़ मरना कहाँ की समझदारी है। अर्जुन उससे भी सख्त आवाज में बेहद सर्द लहजे के साथ बोला, ये मेरा महल है और लीडर भी मैं हूँ। यहाँ मेरे अलावा किसी का भी आदेश मान्य नहीं है। मैं आपका बेहद लिहाज और सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ तक बात उस लड़की की है वो यहाँ है और यहीं रहेगी। अगर मैं उसे अपने महल में लाने को मजबूर हुआ तो उसकी वजह भी आप में से कोई एक है। मुझे काबू करने के लिए लड़की को मोहरा बनाना चाहा है और ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं काबू आने के लिए नहीं बना हूँ। आज नहीं तो कल मैं ये जान जाऊंगा कि आप 6 सदस्यों में से कौन है जो मुझे कमज़ोर करना चाहता है। उसके बाद जाहिर तौर पर वो सदस्य बुरी मौत मरेगा। मैं यहाँ का लीडर बनकर खुश हूँ और अगर आप लोग समय समय पर मुझे परेशान ना करें तो मैं इतने में ही खुश रहूँगा। लेकिन इसी तरह आप सब मुझे परेशान करते रहे, हो सकता है कि मैं पूरे वैम्पायर समुदाय का लीडर बन जाऊँ। आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अल्ट्रा ने आदेश दिया तो पल भर के अंदर ही सब वहाँ से गायब हो गए। अर्जुन ने अनवे और आन्या की तरफ देखकर पलकें झपकाई तो वो दोनों वहाँ से अलग निकल गए। परिसर में फैले खून को साफ करवा दिया गया और अर्जुन उस कमरे में आया जहाँ कामना थी। उसने कुछ बुक्स उठाए और जाने को हुआ तो कामना ने हिम्मत करके आवाज़ दी,
मैं आज अकेले नहीं रहूँगी, आपको रहना होगा। कहते हुए अर्जुन बिना उसकी तरफ देखे निकल गया तो कामना रोने लगी और उसने चादर को नोचकर नीचे फेंक दिया। फिर सारा सामान भी इधर उधर फैला दिया और नीचे फर्श पर ही बैठ गई। नीचे पड़े सामान को जब गुस्से से फेंकने को हुई तो कांच का टुकड़ा हथेली में चुभ गया। आह! वह कराह उठी और घुटनों में मुंह छिपा लिया। रात ने दस्तक दे दी। अन्वय घर आया तो दरवाज़ा खुलते ही अनिमा के चेहरे पर नज़र पड़ी तो वह बोला, परेशान क्यों नज़र आ रही हो? पता नहीं भैया अभी अभी कहाँ चले गए। कितना भी पूछा कुछ कहा ही नहीं। इतनी रात में कहीं जाने की क्या ज़रूरत थी? अनिमा ने चिंतित स्वर में कहा। अन्वय ने कनखियों से पीछे देखा। आनिया उससे कुछ दूरी पर ही खड़ी थी। वह ये सब सुनकर वहीं से मुड़ गई और शिवा को तलाशने जंगल में चली गई। अन्वय अंदर आ गया और बोला, टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। अनिमा ने जल्दी में कहा, कैसे? अन्वय ने कंधे उचकाए और कहा, पैरों से। अन्वय, अनिमा ने उसे घूरा तो अन्वय ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए गुनगुनाया, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें, तुम नॉर्मल नहीं हो। कहते हुए अनिमा जाने को जैसे ही मुड़ी, अन्वय के लंबे हाथों ने उसे अपने पास खींचकर खुद की तरफ घुमाते हुए कहा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अनिमा छूटने के लिए कसमसाई और बोली, बस कीजिए, आप मुझे क्यों पागल करना चाहते हैं? अन्वय ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में पकड़ते हुए कहा, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। अनिमा उसकी निगाहों में बारी बारी देखने लगी तो वह धीमे से बोला, मेरे इश्क में पागल होना इतना बुरा तो नहीं जितना आप दिखाते हैं। अनिमा ने पलकें बंद कर ली और बोली, अब आंखें खोलूंगी और सब गायब। उसने पल भर बाद आंखें खोली तब भी अन्वय उसके सामने था तो वह बोली, आप सच में हैं? मेरे ख्वाब इतने भी ज़्यादा न देखो सनम कि हकीकत और फरेब में अंतर ही न कर सको। अन्वय ने उसके गालों को छूते हुए कहा तो अनिमा शर्मा गई और भागना चाही, लेकिन अन्वय ने अपनी तरफ खींचकर गले लगाते हुए कहा, गले लगने का मन हो तो गले लगना चाहिए ना कि भागना चाहिए। अनिमा ने उस पर अपनी बाहें कस ली तो अन्वय ने उसे कसकर समेटते हुए उसके गालों को चूम लिया। उधर आनिया शिवा की खुशबू महसूस करके जल्दी ही जंगल में उस तक पहुंच गई। वह आहट सुनकर जैसे ही पलटा, सामने आनिया को देखकर उसने मुंह फेर लिया। आनिया ने गुस्से में कहा, क्या मैं इतनी रात में आपके जंगल विचरण की वजह जान सकती हूँ? शौक लगा है मुझे। शिवा ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, यह शौक त्याग दे तो बेहतर है, क्योंकि जंगली जानवरों को भी बहुत शौक है इंसानों को खाने का। तो खा ले। शिवा ने रूखेपन से कहा, इतनी सस्ती जान है आपकी? आनिया ने उसकी पीठ घूरते हुए पूछा, परवाह किसको है? आप चाहते किससे है परवाह? आनिया ने सवाल किया। शिवा उसके तरफ मुड़ा और बोला, चाहने से कोई परवाह करे तो फिर बेहतर है कि वो परवाह ना करे। आनिया ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, घर चले, मुझे नहीं जाना। शिवा ने दो टूक कहा। आनिया ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बहुत हुआ, घर चलिए, आपकी बहन अकेले परेशान हो रही है। अन्वय को लड़कियों को संभालना नहीं आता। शिवा अपनी जगह से हिले भी न बोला, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं, मुझे नज़र आता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आनिया ने उसका हाथ छोड़कर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत दिलदार हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका देकर आए हैं। शिवा ने कुछ नहीं कहा और मुंह फेर लिया तो आनिया ने कुछ सोचा और फिर गायब हो गई। काफ़ी देर तक जब कोई आवाज़ नहीं आई तो शिवा ने पीछे मुड़कर देखा। आनिया को ना पाकर वह घबरा गया और आगे बढ़ते हुए बोला, आनिया आनिया। आनिया कहीं नज़र नहीं आई तो वह इधर उधर भागते हुए उसे ढूंढने लगा और फिर सिर पकड़कर खड़े होते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। पलकें भीग उठी। आनिया कहाँ चली गई? क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? सब मेरी वजह से हुआ। कहते हुए उसने पेड़ के तने में जैसे ही सिर मारना चाहा, सर किसी की नरम हथेली पर पड़ा तो उसने फौरन सिर उठाकर उस तरफ देखा। आनिया को सामने पाकर उसने उसे गले लगाने की नीयत से हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ी, लेकिन फिर अगले ही पल उसे छोड़ दिया और एक तरफ को चल दिया। तो आनिया भी उसके पीछे भागी और बोली, क्या हो गया है? शिवा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चलता रहा। तो आनिया अब गुस्सा होते हुए सामने आ गई और बोली, क्या परेशानी है? हाँ, मरना चाह रहे हो? रास नहीं आ रही जिंदगी? कुछ भी परेशानी हो, मरना चाह रहा हूँ या जीना, आपको क्या मतलब है उससे? शिवा ने भी गुस्से से निगाह मिलाते हुए कहा। आनिया ने उसे घूरते हुए कहा, ये आशिकी का भूत सर से उतारकर चैन से जियो। अभी तो जानते तक नहीं हो कि प्यार एक तरफा है
या दो तरफा, और फिर भी ये हाल है। अगर जान जाओगे तब क्या करोगे? फालतू की बकवास है ये प्यार नाम की चीज़। जितना दूर रहोगे उतने खुश रहोगे। शिवा अब नाराज़गी में भी हंस पड़ा और बोला, अच्छा जब इतनी ही बुरी चीज़ है ये प्यार, तो मेरे पास क्यों खड़ी हो तुम? क्यों इतनी रात में जंगल चली आई मुझे ढूंढते हुए? क्यों है तुम्हें मेरी परवाह? क्यों डर रही हो अगर मैं जंगल में हूँ तो? तुम्हें तो प्यार ही नहीं है ना मुझसे? आनिया ने उसकी आंखों में देखना छोड़कर नज़र फेर ली तो शिवा ने कदम बढ़ाया और बोला, अब भी कुछ कहने को है या नहीं? अगर मैं तुमसे दूर हूँ तो उसकी कोई वजह है। आनिया ने फिर नज़र उठाते हुए कहा, क्या वजह? शिवा ने कहा, वजह जानने के बाद तुम सारा प्यार भूल जाओगे, और तुम वजह नहीं बताओगी क्योंकि तुम चाहती नहीं कि मैं प्यार भूल जाऊँ, है ना? आनिया ने दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या पागलपन चढ़ गया है, लेकिन इतना जानती हूँ कि जंगल सुरक्षित नहीं। क्यों? क्योंकि वैम्पायर आ जाएंगे। अगर हाँ कहूँ तो मुझे उन्हें देखने की चाहत है। वो देखेंगे नहीं, खून पिएंगे। मैं पिलाने को तैयार हूँ। शिवा, हद होती है जिद की भी। आनिया ने अब उसे डपटते हुए कहा तो शिवा ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ? सोचकर ही जी भारी होने लगा, धड़कन की सरगम टूटने लगी। मन के अंदर चाहत लिए बैठी हो तो ना मानने की जिद क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। आन्या ने झल्लाते हुए कहा, आप अलग भी नहीं हो, तड़प रही हो लेकिन प्यार का ऐलान करने से डरती हो। दिल में उठती तीस मंजूर है लेकिन प्यार की बारिश में भीगना नहीं। आन्या ने मुंह फेर कर जाना चाहा तो शिवा ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके माथे को चूम लिया तो पत्थर बनी हुई आनिया उसके स्पर्श से पिघल गई और उसके सीने से लग गई। प्रेम जताता शिवा स्पर्श उसके मन से इंसानों और वैम्पायर का भेद मिट गया। मोहब्बत के आगे आनिया ने भी घुटने टेक दिए। शिवा पर दिल हार गई और उसके सीने से लिपटी वह बोल उठी, अब तक पास होकर भी दूर भागती रही हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। तुमसे दूर जाकर अगर तुम्हें हर पल मारती रही तो मैं खुद भी नहीं जी हूँ, हर पल मरी हूँ। तुम वो भंवर हो जिसमें मैं बचते बचते डूब ही गई। हाँ, मैं तुम्हारी हो गई। कामना रूम से बाहर निकलकर अर्जुन के चैम्बर के बाहर खड़ी हो गई तो अर्जुन ने 5-10 मिनट बाद भी उसके दरवाज़ा न खटखटाने पर आवाज़ दी, अंदर आइए। कामना ने दरवाजे पर कदम रखते हुए कहा, मैं रह लूँगी अकेले, लेकिन आप अपने पहरेदार हटाइए मेरे कमरे से। मैं सहजता से नहीं रह पा रही हूँ। कुछ भी करते वक्त लग रहा है कि कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। कुछ निजी चीज़ें भी होती है, प्राइवेसी तो समझते होंगे ना। अर्जुन ने किताब में नज़रें गड़ाए हुए ही कहा, ठीक है, आप जा सकती है। आपके कमरे में पहुंचने से पहले मेरे पहरेदार वहां से हट चुके होंगे। कामना ने जाने को कदम बढ़ाया तो अर्जुन ने अचानक नज़र ऊपर उठाई और उसकी कलाई पकड़ते हुए उसकी हथेली पर नज़र डाली और बोला, ये वैम्पायर से भरी हुई जगह है। यहाँ इस तरह खुली चोट लेकर घूमेंगी तो मुसीबत में पड़ते ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कामना ने हाथ खींचना चाहा तो अर्जुन ने हाथ छोड़ दिया और कामना के जाते ही जूली को आवाज़ दी और सख्ती से बोला, पट्टी कीजिए इनकी और ध्यान रहे कि ये खुद को कोई और नुकसान न पहुंचाए। जूली ने सिर झुकाया और बाहर चली गई तो अर्जुन उस कक्ष में पहुंचा जहां वो आयुर्वेदिक प्रयोग कराता था। टेम्स को देखते ही बोला, क्या हुआ टेम्स, कोई सफलता मिली? प्रोग्रेस तो हुआ है, सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। फिर हम राख से भी दोबारा वैम्पायर को जिंदा कर पाएंगे। टेम्स ने खुशी से कहा। अर्जुन ने बाकी शिष्यों का निरीक्षण करते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके प्रोजेक्ट को पूरा करो। आज जो हुआ उसके बाद काउंसिल सदस्य ज़्यादा देर चुप नहीं बैठेंगे। वो हम पर हमला जरूर करेंगे। मुझे पूरी तैयारी चाहिए। टेम्स ने पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी पूरी तैयारी है। अर्जुन सीट पर बैठ गया और बोला, वो घोल दो मुझे। टेम्स ने गिलास बढ़ा दिया तो अर्जुन उसे पी गया और खड़े होते हुए बोला, महल में सबको ये घोल पिला दो। मैं चाहता हूँ कि सब पहले से तैयार रहे। टेम्स ने सिर झुकाया और बोला, मिस्ट्रेस आनिया और मास्टर अनवे ने भी अभी ये नहीं लिया है। मैं उन्हें खबर दूंगा, अर्जुन ने कहा और वहाँ से चला गया। अनवे और आनिया से अर्जुन ने संपर्क तो दोनों ने ही सुबह पर टाल दिया। अर्जुन ने आंखें खोली और अंधेरे में बाहर देखने लगा। वह मन ही मन बोला, कामना तुम्हें कैसे समझाऊं, मोहब्बत को कैसे जताऊं? क्यों नहीं निकलती हो डर के साए से? बेवजह के सवाल जवाब में मत उलझो। बंजर हो चुकी आंखों में फिर से ख्वाब उगने दो। इंसान के जुल्मों सितम पर तुम नहीं तिलमिलाई, लेकिन मेरी मोहब्बत के साए में तुम तिलमिला रही हो। इससे ज़्यादा ठंडक तो आपको कहीं नहीं मिलेगी।
हर तरह की धूप में साया बनकर साथ निभाऊंगा। आप मेरी खुद ही न होना चाहे तो आपको ज़बरदस्ती अपना बनाऊंगा भी नहीं। फिर भी इतना जान लो कि सहारा तो सब ढूंढते हैं, लेकिन सहारे के लिए कंधा सबको मिले ये ज़रूरी नहीं। तुम मुझसे डरती हो और मैं तुमसे डरता हूँ। जब रात में तुम मेरे करीब सो जाती हो, तुम्हारी हथेली मेरे सीने को स्पर्श कर रही होती है, तब मैं डर जाता हूँ कि कहीं मैं कुछ ऐसा न कर बैठूं जो तुम्हारी नज़र में गलत हो। तुम मुझसे भी बड़ी जादूगरनी हो। तुम्हारे जादू में फंसने से मैं डरता हूँ। जब तुम बाल खोलकर खिड़की पर आती हो और तुम्हारी नज़र मुझे छूती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मन में एक आग सी धधक उठती है और तुम्हारी खामोशी खटकती है। उस वक्त बर्फ बनकर रहता था तुम्हारे साथ, लेकिन जादू तो देखो अपना। मैं पिघल गया, खुद का वजूद तक मैं दांव पर लगाने को तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मन कितना उद्विग्न रहता है, तुम्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं। तुम्हारा स्पर्श नहीं, तुम्हारी सांसों का स्पर्श भी मन को बेचैन कर देता है। वो जिस रोज़ तुमने साड़ी पहनी थी और बारिश हो रही थी, वो दिन छप गया जहन में। पहली बार उस रोज़ गुस्सा होते हुए भी जज्बात जागे थे मेरे मन में। हाँ, उन जज्बातों को मैंने रोक दिया था तब, लेकिन फिर जब हम ऑफिस के बाद मिले, उस रोज़ जज्बातों की आँच तेज हो उठी और तुम्हें खुद के सीने से लगाने से नहीं रोक पाया था खुद को। तब से आज तक मैं कभी नहीं भूला तुम्हें। तुम में मन उलझ गया तो बस उलझ ही गया। ख्वाब मेरा भी है कि किसी रोज़ मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर सो जाऊँ और तुम मेरे बालों में उंगलियां फिराओ। कहो कि नींद से पहले मेरा हक है तुम पर। ये हक छीनने वाले तुम होते कौन हो? कौन जाने कि कभी तुम ये सब बातें जुबान पर लाओगी या नहीं, लेकिन सिसकियाँ भरते रहने से अच्छा है कि अपनी सारी व्यथाओं का अंत करो। देह और मन सब अनछुआ है। मन समर्पण करने को तैयार है, लेकिन होठ नहीं। क्यों अपनी सारी व्याकुलता कंठ में रोके हुए हो? उन्हें आज़ाद करके अधरों का ये मौन तोड़ो। कामना करवट बदलने में लगी हुई थी। उसे डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। जूही को उसने पानी लेने भेज दिया और खुद खिड़की से नीचे घास पर कूद गई। अंधेरा तो रहता ही था महल में, तो उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वह एक तरफ को भागने लगी। उसे बस इस खतरनाक महल से दूर होना था। अर्जुन जब तक उससे अच्छे से पेश आता था तब तक तो रह लेती थी, लेकिन अब उसकी बेरुखी के बाद ये महल खाली पैर दहकते अंगारों पर चलने से कम नहीं था। कामना को सारी रात अकेली काटनी मुश्किल हो जाती थी। अपनी पनीली आंखें लिए वह रात रात भर करवट बदलती रह जाती। अर्जुन के करीब सोना याद आता, उसके जिस्म की गर्मी का एहसास याद आता, और वो खुद को मोहब्बत भरे अरमानों को दबाने में असमर्थ पाती। अपने शरीर के चारों ओर अर्जुन की बाहों का घेरा याद करती और अर्जुन से फासला बहुत खलने लगता। वह भाग रही थी कि तभी सामने कोई आ खड़ा हुआ। उसकी पीठ कामना के सामने थी। कामना के कदम जम गए। वो अर्जुन था। बिना उसकी तरफ पलटे ही बोला, वापस जाइए। कामना अपनी जगह से हिले बिना बोली, नहीं जाना मुझे, मैं नहीं रह सकती हूँ ऐसे डर के साए में। अर्जुन उसकी तरफ पलटकर बोला, यहाँ तो आप बेवजह डर रही है। आपको डर के साए से बचाने के लिए ही यहाँ रखा है। अंदर जाइए, अर्जुन ने सख्ती से कहा। तो कामना रोने लगी और बोली, नहीं रहना मुझे अकेले, मरना तो एक दिन है ही। क्या कर लेंगे मुझे बचाकर? आपको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है तो मैं क्यों रहूँ यहाँ अजनबियों की तरह? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। मैं नहीं रह सकती ऐसे। मुझसे नहीं देखी जा रही आपकी नाराज़गी। मैं पहले की तरह आपकी आगोश में सिमट जाना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे अजनबी बना दिया है। ठीक है, नहीं जता पा रही अपनी मोहब्बत, लेकिन क्या आप मेरी थमी नज़रें देखकर भी आप कुछ नहीं समझ पाते? आपके साथ इतने खतरे के बीच में निश्चिंत सो जाती हूँ। क्या ये समझने के लिए काफ़ी नहीं है कि मैं आप पर कितना भरोसा करती हूँ? मैं आपके न होने पर बेचैन हो उठी थी, तड़प कर आपके सीने से आ लगी थी। इसके बाद भी आप महसूस नहीं कर सकते मेरे एहसासों को। मैं आपका ये बदला मिजाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे जिसमें आप मेरे आसपास होकर भी ना हो। मैं आपका ये बेगानापन और नाराज़गी नहीं सह सकती। मैं जितनी भी बार गिरूं, आप संभालने के लिए हो, तभी ये ज़िंदगी चाहिए। नाउम्मीदी वाली ज़िंदगी नहीं जीनी मुझे। मानना हो तो ठीक है, वरना ऐसी बेरुखी वाली ज़िंदगी से किसी की खुराक बन जाना ज़्यादा बेहतर है। अब अर्जुन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और गंभीरता से कामना के बालों को पीछे से हल्के हाथों से पकड़ते हुए कहा, बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिया आपने? आप एक वैम्पायर के सामने खुराक बनने की बात कर रही है। जानती तो है ना कि वैम्पायर खून पीते हैं और उनका कोई भरोसा नहीं। कामना ने कुछ नहीं कहा तो अर्जुन बोला,
किसी की खुराक बनने से अच्छा है मैं ही आपको अपनी खुराक बना लूँ। क्या इरादा है? मंजूर है, कामना ने कहा और आंखें मींच ली तो अर्जुन उसके करीब बढ़ाया और कामना ने गर्दन पर उसकी सांसों को महसूस किया। कामना ने डर से अपने निचले होठ को दांतों के बीच दबा लिया कि अर्जुन अब उसे काटेगा। अर्जुन ने पल भर को उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर झुका, लेकिन उसे काटने के बजाय उसके गर्दन और कंधे के जुड़े हुए हिस्से को अपने अधरों से हल्का सा स्पर्श किया तो कामना पर मदहोशी छा गई। रोम रोम पुलकित हो उठा। अर्जुन के सिवाय कामना को आज तक इस तरीके से किसी ने नहीं छुआ था। ना ही कामना चाहती थी कि अर्जुन के सिवाय कोई भी छुए भी। कामना की पलकें खुल गई। नज़र के सामने अर्जुन को पाकर दिल पर इख्तियार नहीं रहा और उसने उछलकर अर्जुन के गले में बाँह फंसाते हुए उसकी गर्दन में मुंह छिपा लिया और हौले से बोली, जज्बातों को महसूस नहीं कर पाते तो सुनिए, जी घबराता है मेरा जब आप आसपास नहीं होते। प्रेम को जताना नहीं आता पर प्रेम करती हूँ आपसे। कहती इसलिए नहीं थी क्योंकि नहीं चाहती थी कि आप मेरी वजह से किसी तकलीफ से गुजरो। मुझे जुदाई गवारा है, लेकिन आप पर कोई परेशानी आई ये गवारा नहीं। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। वह उसकी बात सुनकर उसके बाल को चूमते हुए बोला, डरपोक लड़की, तुम नहीं जानती कि एक ही जगह रहकर भी तुमसे दूरी कैसी खलीस पैदा करती थी। तुम्हें खुद के करीब महसूस न कर पाना क्या कहर ढाता था। गुस्सा था क्योंकि मैं खुद को तुम पर थोपना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरी सच्चाई के साथ अपनाओ। दबी हुई मोहब्बत जताने के लिए मेरे मन के आंगन में खिलने के लिए शुक्रिया। किस्मत ने आपको मुँह चिढ़ाया था, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत और खुशियों की बौछार लिखूंगा। जिन दो लोगों के बीच कुछ दिनों से बातचीत बंद थी, जो एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे, जो सुनी आंखों के साथ अलग अलग बैठे रहते थे, वो अब खुलकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों के चेहरे जगमगा रहे थे। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो।